बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, उस्मान डीएसपी की कहानी इस वक्त पूरे मीडिया पर गूंज रही है। इस कहानी के कुछ ऐसे पहलू मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ जिनके बारे में अभी शायद किसी ने बात नहीं की। डीएसपी उस्मान, जो कि एक लाहौर का ताकतवर डीएसपी कहा जाता है, एक ऐसा डीएसपी जिसने अपने करियर के आगाज़ से ही इन्वेस्टिगेशन के तौर पर ही काम किया, इन्वेस्टिगेशन से ही मुंसलिक रहा और सीआईए इन्वेस्टिगेशन में एज ऑफिसर बड़े अरसे इसने काम किया। उसके बाद भी ऐसा इसने क्या नुक्ता छोड़ा या ऐसी कौन सी गलती कर दी कि ये भी आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले इस डीएसपी उस्मान ने किया क्या? डीएसपी उस्मान की एक नहीं दो दो बीवियां थीं। पहली बीवी से इसकी शादी आज से तकरीबन कोई 25 एक साल पहले हुई थी। 98 में इसने पुलिस फोर्स ज्वाइन की। जब इसने 98 में पुलिस फोर्स ज्वाइन की और उसके बाद इसकी शादी का मामला जब चला तो उस वक्त ये जो इनकी वाइफ है समिया, जिनका ताल्लुक बहावलपुर से था, और समिया के घर वालों ने जब इस रिश्ते का सुना तो वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर शादी हो, लेकिन समिया बज़िद थी और फिर ये शादी हो गई। उन्हें भी यही खदशा था कि जाने क्या करें, पुलिस वाले जो होते हैं वो न जाने किस तरह के होते हैं। लोग पुलिस से, लॉयर से, इन लोगों से डरते हैं। एनीवे, ये शादी हो गई। शादी के कुछ ही सालों बाद इसके शौहर ने दूसरी शादी भी की। इस दूसरी शादी की वजह से समिया बहुत डिस्टर्ब थी। समिया के यहाँ एक बेटी भी पैदा होती है जिसका नाम ये खंसा रखते हैं। खंसा जो है ये तकरीबन आप कह लीजिए कि इसकी उम्र 17-18 साल है जब इसको मारा, इसके बाप ने कत्ल किया। अब खंसा और इसकी माँ जो है इसके शौहर यानी कि डीएसपी उस्मान के साथ रह तो रही है, दूसरी जो वाइफ है वो भी रह रही है। इस बात पर वो बिल्कुल खुश नहीं है और जाहिर सी बात है, सौतन किसको पसंद होती है, दूसरी बीवी किसको पसंद होती है। घर में लड़ाई झगड़ा नाराज़गी तो चलते ही रहते थे। लेकिन कुछ अरसे से ये शख्स डीएसपी उस्मान अपनी बीवी के साथ बहुत अब्यूजिव भी हो गया था। बात बात पर हाथ भी उठाता था, गुस्सा भी करता था। इसकी बहन का ये भी कहना है, समिया की बहन कहती है कि मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाता था, उसे मारता था और उसकी वजह ज़्यादातर दूसरी बीवी होती थी। अब क्या होता है जनाब कि 27 सितंबर के बाद से तो इसकी बीवी गायब थी घर से, लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं था। इसकी बहन जो है अपनी बहन को मिलने के लिए आती है तो उसे पता लगता है कि मेरी बहन तो घर पे ही नहीं। फिर वो इसके शौहर से पूछती है तो इसका शौहर कहता है न जाने क्या हुआ, लड़ाई हुई, घर छोड़ के चली गई, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। तो इस बात पे वो कहती है कि आपने रिपोर्ट कराई? तो वो कहता है कि नहीं, मैं खुद पुलिस में हूँ, मुझे क्या रिपोर्ट कराने की ज़रूरत है, मैं अपने तौर पे पता कर रहा हूँ, मेरी बेटी भी तो उसके साथ है। सारे दोबारा से तलाश शुरू कर देते हैं, कुछ पता नहीं लगता। 1 महीना गुजरा, 2 गुजरे, 3 गुजरे। अब ये जो इसकी बहन है ये समझ जाती है, क्योंकि इसको मरने से पहले इसकी बहन ने बताया था कि तशद्दुद करने लग गया है। 10 मरले का प्लॉट जो इसने हमारे नाम किया था वो इसने मुझे बहला-फुसला कर बेच दिया है। अब उसके पैसे भी मुझे नहीं देता। ये उसकी दूसरी बीवी को उसने सारे खिला दिए हैं और ये मामला इनके घर में काफ़ी गर्म था गुज़िश्ता कुछ अरसे से। इसकी बहन को शक होता है, वो थाने जाती है, थाने जाके रिपोर्ट कराती है और कहती है कि मुझे अपने बहनोई पे शक है। अब ये जब रिपोर्ट करा रही होती है तो वहीं पर जो पेटी भाई होते हैं वो फ़ौरन ही डीएसपी उस्मान को फ़ोन करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ तो ये कंप्लेन आई है, तुम्हारी साली लेकर आई है। इस पर डीएसपी उस्मान बहुत सीखता होता है और उनको कहता है कि ज़रा इनको सीधा करो, और इनकी खूब ठुकाई होती है वहाँ उस दिन थाने। उसके बाद ये बाहर निकलते हैं, जिस फोरम पे जाते हैं कोई सुनवाई नहीं होती, मीडिया पे आते हैं, शोर उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, कुछ नहीं होता। आखिरकार ये अदालत में जाते हैं। जब ये अदालत में जाते हैं तो इस केस पर फिर बाकायदा तौर पर अफसरान को तैनात किया जाता है, 2 डीएसपी इस केस पर लगाए जाते हैं और उसके बाद ये सही से जब काम करते हैं, तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि पुलिस जब ठीक से काम करती है तो फिर कोई वजह ही नहीं कि मुलजिम ना पकड़ा जाए। मुलजिम पकड़ा भी गया, मुलजिम को इन्होंने गिरफ्तार करके भी रखा, उसने इकरार जुर्म भी किया और जो उसने कहानी बताई वो बड़ी ही खौफनाक है। बीवी तुम्हारी क्यों मारी? बेटी तो अपना खून थी, बेटी तो अपनी औलाद थी। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि बेटी को गैरत के नाम पे कत्ल किया। मसला तो शायद बेटी का था। मैंने इस बात की गहराई में जाकर पता किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग जो ये बात कर रहे हैं प्लीज़ इस बात से इज्तनाब कीजिए। जो इस दुनिया से चला गया अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त महफूज रखे। लेकिन बेटी का मामला इज़्ज़त का मामला नहीं था। लेकिन हाँ, पुलिस फ़ोर्स के अंदर से ये कोशिश भी की गई अपने बेटी भाई को बचाने के लिए कि मामले को इज़्ज़त का रुख दे दो, ताकि गैरत के नाम पे कत्ल और उसके बाद माफ़ी और उसके बाद खल्लास। लेकिन ये हो नहीं सकता अब, क्योंकि इसकी कुछ वजूहात हैं। हुआ कुछ इस तरह से कि एक तो केस अदालत में गया, अदालत में जाने के बाद 2 डीएसपी तैनात हुए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। इन्वेस्टिगेशन में बड़ी हैरानकुन बातें सामने आती हैं। कत्ल तो गाड़ी में किया,
खून के धब्बे घर में क्यों मौजूद हैं? जनाब, इस खून का जो सुराग मिलता है ना, वो मिलता घर से ही है। पुलिस वहाँ घर पहुँचती है, घर पहुँचकर जब घर का बाकायदा मुआयना किया जाता है और स्पेशल आलात से चेक किया जाता है, तो पता लगता है कि यहाँ पे कुछ खून के नमूने जो हैं, धब्बे जो हैं दरवाज़े और फर्श पर मौजूद हैं। मैच कर जाते हैं वो धब्बे इसकी बीवी के साथ। उसके बाद दूसरा जो क्लू होता है मिलता है इसकी गाड़ी से, सरकारी गाड़ी। सरकारी गाड़ी की फ्रंट सीट और बैक सीट से खून के नमूने मिलते हैं। ये 2 खून के नमूने 2 मुख्तलिफ सैंपल्स हैं। आगे वाली सीट का सैंपल इसकी बीवी से मैच करता है और पीछे वाले सीट का सैंपल इसकी बेटी के सैंपल से मैच करता है। अब यहाँ पर बात जो है और मशकूक हो जाती है और सारे जो रुख है वो हो जाते हैं डीएसपी की तरफ। अब डीएसपी उस्मान की तरफ ये तमाम रुख तो होते हैं, लेकिन एक और चीज़ जो पुलिस करती है यहाँ पर, डीएसपी उस्मान जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने इन्वेस्टिगेशन में इतना अरसा गुजारा, बड़ा ही होशियार था, अपनी तरफ से उसने कार्रवाई की, लेकिन इसी कार्रवाई ने उसको मशकूक बना दिया। कहा तो उसने ये कि 27 को मेरी अपनी बीवी से लड़ाई हुई, लेकिन दरअसल ये मामला 25 को हुआ। उसने अपनी बीवी को 25 को कत्ल किया। होता कुछ इस तरह से है कि डाउन करना शुरू किया तो इसकी मोबाइल की जो मूवमेंट है उसको भी ट्रैक किया, गाड़ी को ट्रैक किया, खून के नमूने मिले, घर को ट्रैक किया, खून के नमूने मिले। अब मोबाइल को जब ट्रैक किया तो 27, 25, 26, 27 को इसके मोबाइल की बड़ी ही अजीबोगरीब मूवमेंट थी। 25 को इसका मोबाइल कुछ टाइम के लिए बंद हो जाता है, 26 को फिर बंद होता है और 27 को फिर बंद होता है। एक मशकूक अंदाज में फ़ोन का बंद होना जो है वो चीज़ों को मशकूक कर देता है, ताकि ये पता ना लग सके कि इस दौरान वो कहाँ कहाँ मूव करता रहा। इसलिए उसने अपने मोबाइल की जो मोबाइल सिम ऑफ कर दी, ताकि ना मालूम हो सके कि वो किस लोकेशन, किस एरिया में घूमता रहा। अब ज़रा सुनिएगा कि इसने ये कत्ल कितने खौफनाक तरीके से और कितने शातिराना अंदाज में किया। लेकिन वही कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं चोर अपना सुराग ज़रूर छोड़ जाता है। अब ये साहब जो बताते हैं, कहानी कुछ इस तरह से है कि इसका एक 10 मरले का प्लॉट था जो उसने अपनी बीवी के नाम किया। भाई की शादी के लिए उसने उसको बेच दिया। बीवी को ये गिला था कि तुमने प्लॉट जो है बेचा, अब वापस लेकर दो कुछ मुझे। उसको ये था कि शायद इसने अपनी पहली दूसरी बीवी को सब कुछ खिला पिला दिया है। इस बात पे वो गुस्सा होती थी, लड़ाई झगड़ा होता था, बेटी माँ का साथ देती थी, इसको गुस्सा आता था। अब 2 बातें हैं। एक बात ये कही जा रही है कि इसने बाकायदा तौर पे प्लानिंग की, क्योंकि ये कहता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन पुलिस फोर्स के अंदर से हमें जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई हैं, इसने बाकायदा प्लानिंग की। अपनी बीवियों को, बेटी को लेकर खाने पर गया, खाने पर ले जाकर वापसी पर इनको जब अपनी सरकारी गाड़ी में ला रहा था, इसी दौरान में उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जब वो लास्ट खाना खिलाने गया, उसके बाद इसने अपना मोबाइल फ़ोन ऑफ कर दिया। उसके बाद इसकी गाड़ी में खून के धब्बे मिले। ये कहता है कि गाड़ी में हमारी शदीद लड़ाई हुई, मेरे हाथों से बीवी का कत्ल हो गया और उसके बाद मैंने अपनी बेटी को भी मार दिया। वो माँ को बचा रही थी और वो एनी गवाह भी थी और वो खामोश होने वाली नहीं थी। उसके बाद वो कहता है कि मैंने बेटी को कान्हा में नाले में फेंका और बीवी को, ये कहता है, थोड़ा आगे जाकर एक और जगह पे इसने फेंका, फिरोज वाला। हाँ जी। फिरोज वाला में बीवी को फेंका और उसके बाद वो बाकायदा तौर पे मॉनिटर करता रहा कि कब ये लाशें अगर मिली तो इनके साथ मैंने क्या करना है। पहले बेटी की लाश मिलती है और कुछ ही दिनों के बाद बीवी की लाश मिलती है। इन दोनों को जो ज़रूरी खानापुरी होती है करके वो इन्हें नामालूम लाशें कहकर दफना देता है और इस चीज़ की किसी को भिनक भी नहीं पड़ने देता है। उसके बाद ये शख्स जो है ये मुतमईन हो गया कि शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जब मामला उठा, मीडिया में आया, अदालत में गया और उसके बाद जो है ये मामला कुछ इस तरह से हुआ। इसने भी अपनी तरह से एफआईआर जो है अपने ससुराल वालों के खिलाफ कटवाने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर इसने ये जो तमाम मामलात किए। अब सवाल यहाँ पर ये है कि बीवी को तो मारा, बेटी को क्यों मारा? ये कहता है कि बीवी जो है माँ को बचाने की कोशिश कर रही थी, मैं गुस्से में था, मैंने गुस्से में ये सब कुछ किया। कुछ लोग ये कहते हैं कि क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, माँ-बाप में बच्चे का झुकाव ज़्यादा माँ की तरफ होता है और फिर बेटी का तो बहुत ज़्यादा, और फिर एक ऐसा बाप जो 2 शादियाँ कर चुका हो, वहाँ पे तो बच्चों का पूरा जो रुझान होता है वो माँ की तरफ होता है। ऐसे में उस माँ के साथ उसकी हमदर्दियाँ और उसका अपनी माँ के लिए बोलना, क्योंकि वो कह रहा है कि कुछ अरसे से पहले तो वो इतना नहीं बोलती थी, लेकिन कुछ अरसे से मेरी बेटी ने भी अपनी माँ की बहुत साइड लेना शुरू कर दी थी। वो बहुत बोलती थी, मेरे से बदतमीज़ी कर जाती थी और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता था। मैंने जब माँ को मारा, ये भी साथ मौजूद थी और मैंने इसको भी मार दिया। लेकिन सबूत बताते हैं कि कुछ अर्सा पहले जो घर में मिलने वाले जो खून के नमूने हैं, वो ये बताते हैं कि घर में उसके तशद्दुद होता रहता था। अब बच्ची का मारना जो है वो यहाँ पे ये ज़ाहिर कर रहा है, ये बाकायदा तौर पे प्लानिंग करके लेकर गया था इन दोनों को, और वहाँ पर इसने जब अपना फ़ोन ऑफ किया था तो वो नहीं चाहता था कि ट्रैक होए कि मैंने लाशें कहाँ पर डिस्पोज़ की है। उसके अलावा
ये जो घर में खून मिले हैं नमूने, वो कुछ दिन पहले की लड़ाई के हैं, जैसे कि उसने पुलिस को भी बताया। क्योंकि जिस वक़्त इसने इनको कत्ल किया गाड़ी में, उसके फ़ौरन बाद ही ये इनको बॉडीज़ से जान छुड़ाई है इसने, फ़ौरन ही। बॉडीज़ को लेकर वो घर नहीं गया है। तो घर में मौजूद खून के नमूने बताते हैं कि वो अपनी बीवी पर गाहे-बगाहे तशद्दुद किया करता था, और ये खून जो है, ये उसकी बीवी से मैच भी कर रहा है, और ये बता रहा है कि उस खातून पर पहले भी घर पर बेतहाशा तशद्दुद होता था, और उसके बाद इसने बाकायदा प्लान बनाकर उसका कत्ल किया, और फिर बॉडीज़ को इस तरह से उसने डिस्पोज़ किया। बड़े ही ज़ालिम होते हैं लोग, समझ नहीं आती न जाने कैसे और कैसे ये कर लेते हैं। और अपनी ही बेटी, अपना ही खून। अल्लाह करे अब इस केस का अंजाम हो ऐसा जो होना चाहिए। अपने बेटी भाई को बचाने के लिए कोई ऐसा कानूनी नुक्ता ना डाल दे बीच में। हम देखते हैं कई दफ़ा इस तरह के लोग जो हैं वो छुट जाते हैं एक मामूली से नुक्ते से। यहाँ पर जिस तरह गैरत के नाम पर कत्ल की जो एक हम बाज़कश सुन रहे हैं, अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई बात हो। अल्लाह करे हमारा कानून इतना मज़बूत हो कि कोई भी उससे मुजरिम, मुलज़िम छुट ना पाए। ख़ास तौर पे इस तरह के लोग जो खुद एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जब इनके छुटने के चांसेस मौजूद होते हैं तो बड़ा ही दुःख होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।